तो बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में सबसे पहले हम टेंस पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो टेंस जैसे कि आप जानते हैं, टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं। टेंस TENS, टेंस मतलब काल, समय। टेंस आपके तीन होते हैं। नंबर एक प्रेजेंट टेंस RESENT, प्रेजेंट टेंस TENS। नंबर दो पास्ट टेंस PAST, पास्ट TENS। नंबर तीन फ्यूचर टेंस FUTURE, फ्यूचर टेंस TENS। अच्छा, प्रत्येक टेंस का मतलब भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के भेद होते हैं, भेद चार होते हैं, चार टाइप का। जैसे प्रत्येक टेंस चार प्रकार का होता है। नंबर एक होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। नंबर दो कंटिन्यूअस टेंस TENS। नंबर तीन परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट टेंस। एंड फोर परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस TENS। इस तरह से ये चारों टेंस इनके प्रत्येक के होते हैं। इसके भी मतलब प्रेजेंट के भी चार टेंस हो गए। प्रेजेंट के लगाएं तो ऐसे हो जाएगा प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट DEFINIT। ऐसी प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस CONTINUOUS। और प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट टेंस। एंड प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT, परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS। इस तरह से तो इस तरह से प्रत्येक टेंस के जो हमारे तीन टेंस हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इनके सबके चार चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से 12 टाइप के हो जाएंगे। तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाएं डस्टर। अच्छा, सबसे पहले इस तरह से हम पढ़ाएंगे आपको, तो प्रेजेंट के पढ़ाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से याद रहेगा। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फर्स्ट टाइप जब आप पढ़ रहे हैं टेंस में, ट्रांसलेशन में, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट TENS। इसकी पहचान इंग्लिश में हम कैसे करते हैं, हिंदी में क्या होती है पहचान है जिन वाक्यों में, लिखना पड़ेगा ऐसे बोल दो, बस बोल के। जिन वाक्यों के अंत में मतलब क्या होता है कि ता है आता है, ता है, टी है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। तो इनमें हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंस भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि जो हमारी वर्ब होती है हूं, हो, वे भी इसी में आते हैं सिंपल टेंस में। इज आर एम का यूज मतलब क्या है कि हमारी जो वर्ब होती है बी जो वर्ब होती है बी, उसके तीन रूप होते हैं टेंस के अनुसार। जैसे इज, आर और एम, ये तो प्रेजेंट टेंस में होते हैं। इसमें प्रेजेंट में, क्योंकि ये वर्ब जो है हमारी प्रेजेंट में है, और इसी के रूप होता है हमारा बी का ही है वाज वर्ब। तो वाज वर्ब भी हमारा इसी का ही रूप है, वो पास्ट में होता है।
पास्ट में, और इसका बी का ही रूप है हमारा फ्यूचर में, तो होता है शैल बी विल बी। शैल के साथ में और विल, इनके साथ में हम क्या लगाते हैं, बी लगा देते हैं प्लस बी। ये इस प्रकार के हमारे सिंपल टेंस होते हैं। इनके तीनों के प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है के साथ में जब हम इन्हें इज का यूज करते हैं तो होता है इसका अर्थ होता है, होती है आदि अर्थ होता है भी चलता है, ऐसे ही होता है और है का होते हैं ऐसे अर्थ निकलते हैं। यानी कि इन सब का भी यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मान लीजिए ये है कि दूध यानी कि बर्फ ठंडा होता है, हम ये कहें कि बर्फ ठंडा होता है, ठंडा होता है। अब बर्फ ठंडा होता है, यहाँ पे होता है, अभी यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि बर्फ ठंडा है। तो ये सब टेंस कौन से में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बर्फ ठंडा है, यहाँ पे आप क्या कहेंगे, इज का यूज करते हैं। यहाँ होता है के लिए भी हम इज का यूज करते हैं कि ऐसे इस प्रकार के टेंस में जिसमें इज आर एम का यूज होता है वे भी प्रेजेंट में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट कहते हैं उसे। तो सारे प्रेजेंट में है, सब इनका हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ देंगे। तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं कि पहचान मैंने आपको बताई है कि होता है, होती है, ते हैं, ये सब हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले सेंटेंस पढ़ते हैं तो अफर्मेटिव पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस इसे हम साफ कर देते हैं। बी का यूज इसमें नहीं होता, वो बी के रूप है ये टेंस के अनुसार। आपने पूछा ना बी का रूप यूज कहाँ होता है, भाई मैं ये तो बता रहा था आपको। बी मीन्स क्या होता है, बी मीन्स होता है होना, बी मीन्स होता है होना। अब टेंस के अनुसार अगर हम इसे प्रेजेंट में इज आर एम यूज होता है, बी का ही रूप है वो, हम बी का यूज नहीं करते प्रेजेंट में और पास्ट में, पर बी के जो रूप है वे इज आर और एम होते हैं, ये प्रेजेंट में चलते हैं बस ये प्रेजेंट में। पास्ट में इसी का ये रूप नहीं, मतलब ये बी तो लोप हो जाता है, इसके जो प्रेजेंट फॉर्म है ये प्रेजेंट में चलती है। और वाज वर ये तो बता रहा था मैं, वाज और वर इसके बी के ही रूप है, ये पास्ट में चलते हैं। हाँ फ्यूचर में आपके शैल बी और विल बी, वहां पे बी यूज होता है क्योंकि शैल और विल फ्यूचर के साथ आता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, फिर हम शैल के साथ में, शैल और विल के साथ में बी का यूज करने लगते हैं। बस अर्थ तो इसका होना ही है, होता है प्रेजेंट में, होता है ऐसे चलता है। इसमें था, थी, थे या होता था ऐसे होता है। और यहाँ होगा, होगी, होगी के साथ में लग जाता है। मान लीजिए मेरा मित्र, ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल टेंस में आते हैं। लेकिन मैं इन्हें यहीं पे पढ़ाता हूँ। मेरा जो मित्र है, मेरा मित्र कमरे में है, कमरे में है, मेरा मित्र कमरे में है। अब क्या है कि यहाँ तो है का यूज है, तो कहां से आया वो यहीं से आता है, बी मीन्स होना, इसमें वर्ब है होना। अब वो प्रेजेंट टेंस में आता है यहाँ पे, तो इसलिए इज आर एम का यूज यहाँ पे करते हैं। तो माई फ्रेंड ऐसे करेंगे आप, जब करेंगे तो माई फ्रेंड, FRIEN, माई फ्रेंड इज मीन्स है या होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल प्रेजेंट कहते हैं जिसे, वो वाले हैं। तो माई फ्रेंड इज इन द रूम, ऐसे। तो इसका प्रयोग जो है इज आर एम का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा देते हैं इस तरह से। इसका अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, सिंपल प्रेजेंट में आ जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब हम पढ़ा रहे हैं, इसकी पहचान आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जिन वाक्यों की हिंदी में बाद में ता है, ती है, ते है, हो आता है, जो है आ रहा है ना, तो वो भी होता है। अभी जैसे मैंने बताया था भाई बर्फ ठंडी है या बर्फ ठंडी होती है, तो बात एक ही है। तो उसे हम उसी यूज में करते हैं, मतलब होता है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है और है भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पर क्या है कि हम जब बी वर्ब का यूज करते हैं तो प्रेजेंट में इज, आर और एम यूज करते हैं, ये भी उन्हीं के अर्थ वही है सेम। तो हमारी जो पहचान मैंने आपको लिखी, तो इसमें अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है।
क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में काम के करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद जब हम बनाते हैं इसका वर्ब लगाते हैं, दूसरा नंबर वर्ब का होता है, वर्ब का। अब वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें हम एस या ईएस लगा लेते हैं, एस या ईएस, सिंगल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ, SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तब इसका यूज करते हैं, वरना हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लगा देते हैं, और भी कोई वर्ड हो तो लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या होता है? ये इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है। देखो इतना सा एक लाइन का नियम है, क्या है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो एस या एस जोड़ेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं, फिर हमारा यही बनेगा बस एक लाइन का, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, और ना हो ऑब्जेक्ट तो कंप्लीट हो जाता है। मान लीजिए आपको मैं एक सेंटेंस बना के दिखाऊं इसी का ही। ये ता है, बाद में होता है, ता है आते हैं, जैसे हाँ, जैसे राम काम करता है, राम खाना खाता है, कैसे भी हो अपना बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। खाना खाता है, राम खाना खाता है, प्रेजेंट में बाद में ता है आ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। और सिंपल, इसमें ना तो क्वेश्चन है ना नहीं है, तो ये सिंपल टेंस है इसका, प्रेजेंट का। तो हम क्या करते हैं? इस नियम से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे, तो फिर खाता है, खाना कौन है? खाता कौन है भाई? राम खाता है, तो ये सब्जेक्ट है। और काम क्या हो रहा है इस वाक्य में? काम हो रहा है खाने का, तो ये वर्ब है। और इनके अलावा जो और कोई शब्द रह रहे, समय, स्थान वगैरह को छोड़ करके, तो वो ऑब्जेक्ट ही है। सही है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीज हमने अगर छांट ली तो इन्हें इसमें इंग्लिश में क्रम वाइज रख दीजिए। इंग्लिश में इनके क्रम का रखने का ये अर्थ है। हिंदी में तो हम ऐसा करते हैं भाई, इन्हें आगे पीछे भी रख देते हैं तब भी समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो हमेशा उनके क्रमानुसार होती है, ऑर्डर में ही होती है। तो यहाँ क्या करते हैं? हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, जैसे हमारा नियम है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें राम, तो राम, राम। इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब है इसमें खाता है, यानी कि ईट, EAT। अब हमारा नियम ये कहता है कि वर्ब में SES लगाते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो राम कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? S लगा देते हैं, S या ES में तो S बता देंगे आपको, S कब लगता है, ES कब लगता है। तो इसके बाद क्या रह गया? फिर इसके बाद आता है नियम में हमारे, वर्ब का हो गया, ऑब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट है इसमें द फूड, खाने को द फूड कहेंगे, FOOD। ठीक है, इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में एसईएस लग गया सिंगुलर के लिए, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। और कोई अन्य वर्ड रह जाते हैं वो बाद में ही आएंगे, हमारा ये याद रखिएगा बस इतना सा। ऐसे ही आते हैं फिर हमारे नेगेटिव सेंटेंस है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? उनमें नहीं और बढ़ जाता है या नेवर बढ़ जाता है, कभी नहीं वगैरह। हिंदी में नहीं बढ़ जाता, तो हम क्या करते हैं? फिर उसमें ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट से बाद में डू या डज लगाना शुरू कर देते हैं, DOES, डज, वर्ब से पहले ही, यानी कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब। अब डू कब लगाते हैं? डू तो प्लूरल सब्जेक्ट के लगाते हैं, PLURAL, और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कहने का मतलब यह है, जो हम क्रिया में वर्ब में SES लगा रहे थे, वो यहाँ डू डज के साथ में, डू के साथ में जोड़ गया। तो ये साफ सीधी बात है, हमें खुद ही पता लग जाएगा कि S लग रहा है, यस लग रहा है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो और अन्य वर्ड हो तो लगा के फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया? ये हमारे नेगेटिव का नियम हो गया। नेगेटिव सेंटेंस इस नियम से बनेंगे। क्या है कि बस डू नॉट, डज नॉट और बढ़ गया, नोट नहीं बढ़ाया मैंने, वो कभी नहीं के साथ में कोई बात नहीं, बताएंगे ना, नोट, ये नोट बढ़ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरह से अगर नेवर वाला सेंटेंस है, क्या है कि उसके लिए एक स्पेशल थोड़ा सा नोट है आपके लिए। नेवर वाले जो सेंटेंस होंगे,
नेवर वाले वाक्य, नेवर वाले वाक्य हमेशा डू डज से नहीं बनते हैं। उसे नेवर जो एक एडवर्ब की तरह काम करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, नेवर को सब्जेक्ट और उसके बाद में नेवर यूज कर लेते हैं, NEVER नेवर, और तब लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और क्योंकि इसे अफर्मेटिव वाले रूल से बनाते हैं, तो इसी में यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम क्या करते हैं, एस या ES लगाएंगे। नेवर वाले सेंटेंस में हम ये डू डज का यूज नहीं करते, समझ रहे हैं आप। अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नेवर आ रहा है तो हम इसे एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, न कि डू डज की तरह। डू डज के साथ ही होता है, मतलब डज, डू नॉट, डज नॉट, वरना नेवर के साथ में हम फिर ये वाला नियम लगाते हैं अफर्मेटिव वाला, तो ये वाला चल जाता है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है, ये है बस थोड़ा सा नोट करने की बात, वरना हमारा ये नियम लगेगा। अभी आपने बोला था राम खाना खाता है, तो हम ये नेगेटिव में बनाए तो राम खाना नहीं खाता है, राम खाना नहीं खाता है, तो हम क्या करते हैं, इसे नेगेटिव बनाएंगे। इंग्लिश में जैसे हमारा ये नियम है, सब्जेक्ट है सबसे पहले, खाने वाला राम है तो सब्जेक्ट राम हो गया, राम, क्योंकि राम सिंगुलर है तो डज लगेगा, DOES डज। नोट नेगेटिव है, नोट लगा रहे हैं, नोट वर्ब के साथ में खाना, EAT ईट लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी कि द फूड, ईट द FOOD। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। ये वाली लाइन आप लिख के रखें या बार बार देख के याद करें। आप कैसे याद करेंगे वो आपकी टेंशन है जी। डू वाला यानी कि एक एग्जाम्पल, आपका मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको। मान लो इसी में देख रहे हैं, हम राम की जगह कोई क्या कर लेते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट लगाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, वे खाना नहीं खाते हैं, हो गया, ठीक है। तो अब क्या गया, अब ये प्लूरल का सब्जेक्ट है, प्लूरल शब्द THEY, दे डू नॉट लगाएंगे। अब जैसे प्लूरल में यहाँ लिखा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं, सब्जेक्ट के साथ में डू लगाया, नोट लगाया, नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ईट, EAT ईट द फूड लगा देंगे ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं आप, समझ में आया, कुछ ज्यादा टफ तो है नहीं, ठीक। नेक्स्ट नेवर वाला, मान लो शेर कभी घास नहीं खाता, शेर कभी घास नहीं खाता है, घास नहीं खाता है। तो हम क्या करते हैं, इन सेंटेंस में जो कभी नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें कभी नहीं को, नेवर को हम एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, और इसे इस नियम से नहीं बनाते। मैंने अभी आपको लिख के दिया था, ये वाला जो है ये मॉडल लगाते हैं, इसे अफर्मेटिव रूल से बनाते हैं, वर्ब में S या ES लगाते हैं, वरना नहीं लगाते कोई बात नहीं, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो द लोयन, LION, द लोयन, नेवर कभी नहीं के लिए, NEVER नेवर ईट्स, EATS, क्योंकि S इसलिए लगाया, S इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है लायन। द ग्रास, ऑब्जेक्ट है इसका ग्रास, GRASS, ग्रास। इस तरह से बन जाता है नेवर वाले सेंटेंस। एनी प्रॉब्लम? तो अब आती है बात आपकी, अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गए, ओके ठीक। आज इतना ही काफी पहले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थैंक यू।